डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको पता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देगा कि हमारे पास अब एक ही स्ट्रिंग में अलग अलग टेंशन देखने को मिलेंगी और इनके अलग अलग होने का रीजन क्या होगा। जेईई मेंस के अंदर 5 स्टेप लगानी पड़े किसी क्वेश्चन में, एक्सपेक्टेड नहीं है, ये पॉसिबल तो हो गया, एक्सपेक्टेड नहीं था। ये सिंगल पुली वाली भी और ये डबल पुली वाली भी दोनों ही अलग अलग शिफ्ट में आए हुए हैं। तो बच्चों हमने जो जनवरी अटेम्प्ट था उसके अंदर ये देखा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए रोटेशनल डायनामिक्स से जिन्होंने चौंका दिया। रीजन ये था कि टॉपिक तो पढ़ाया जाता है लेकिन वो एडवांस के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट माना जाता है। ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है कि जेईई मेंस भी उसको पूछ लेगा, लेकिन पूछ लिया है तो फिर हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे यहां पे एक टॉपिक जो कि रोटेशनल डायनामिक्स में आता है, जिसमें हम पुली हैविंग मास की बात करते हैं। पुली हैविंग मास, और एक कंडीशन यहां पे और अप्लाई होती है, दैट इज स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन पुली। स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन पुली भी एक बहुत जरूरी बात है जो हमें क्वेश्चन में अगर दी होगी तो इसका मतलब यह है कि हमारे को क्वेश्चन में प्रोसीड अलग तरीके से करना होगा। तो जनरल क्या होता है, हमारी पुली होती है, उसमें एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक, मास m1 m2, और हमें यह कहा जाता है कि पुली इज मासलेस एंड जो स्ट्रिंग है वो स्लिप कर सकती है पुली के ऊपर से। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है सबको पता होगा, लेट्स से m2 इज ग्रेटर देन m1, तो हमारा एक्सेलरेशन होता है m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1, ये हम जानते हैं इंटू जी। लेकिन जब पुली के अंदर खुद का मास है और पुली जो है वो रस्सी को स्लिप नहीं करने देगी तो कहानी में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। मतलब हमारे पास एक पुली है, लेट से, पहचानेंगे कैसे सवाल को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन पुली के बारे में दी हो सकती है, एक तो मास m, एक इसका रेडियस r, एक इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि आपको पुली को इन जनरल डिस्क मानना है ना, डिस्क जैसी पुली माननी है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको पता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देगा। अब अगर उसने आपको कुछ नहीं बोला, केवल m मास रेडियस r बोला, तो आप समझ जाओ कि वो कह रहा है डिस्क मान लो, ठीक है। अगर उसने बोल दिया कि नहीं रिंग शेप है तो फिर अलग से बोल ही दिया, कंफ्यूजन खत्म। मान लो उसने कोई शेप भी नहीं बोला, मास m दे दिया, रेडियस r दे दिया, तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि वो डिस्क एक्सपेक्ट कर रहा है। और तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि वो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बोल दे, तो इससे भी आपका काम हो गया। अब आपको इस झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं कि ये रिंग है कि ये डिस्क है। बात समझ में आ गई। अब क्या होता है इस सिचुएशन में, सबसे सिंपल सिचुएशन में ले रहा हूं, 2-3 चीजें इसमें हमें ध्यान रखनी होंगी। तो ये जो m मास है इस पे हम क्या देखते हैं, इस पे हम देखते हैं कि भाई mg जो है वो नीचे एक्ट करेगा, टेंशन जो है वो ऊपर एक्ट करेगी। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसका कोई एक्सेलरेशन मान लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में a होगा, ठीक है। अब कहानी शुरू होती है इक्वेशन लिखने की। इक्वेशन हम NLM से बहुत आराम से लिख सकते हैं, mg माइनस टी इक्वल टू एम ए। आई थिंक यहां तक भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी हमारा किया हुआ है। अब पुली का रोल शुरू होता है। हमें समझना होगा कि यहां पे ये जो स्ट्रिंग हमको दी हुई है, इस स्ट्रिंग के 2 एंड हैं, एक एंड है ये वाला, एक एंड है ये वाला। ये वाला जो एंड है इसका एक्सेलरेशन हमने माना है a, तो ये a एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। हमारी जो स्ट्रिंग होती है सवालों में वो कैसी होती है, इनएक्सटेंसिबल। तो अगर ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो इस तरफ से जो स्ट्रिंग का एंड है इसको भी सेम एक्सेलरेशन से ही मूव करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? तो ये कंस्ट्रेंट मोशन हो गया। कंस्ट्रेंट मोशन हो गया तो अब हम पुली के पास चलते हैं। पुली एक्चुअल में कर क्या रही होगी, पुली तो घूम रही होगी। पुली घूम रही होगी तो पुली का कोई एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो पुली के ऊपर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अगर हम पुली के घूमने से रिलेट करें तो हमें मालूम है एक्सेलरेशन शुड बी आर अल्फा,
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो घूमती हुई पुली इस पॉइंट पर जो स्ट्रिंग है उसको छोड़ेगी, उसको रिलीज करेगी, उसको एक्सेलरेशन देगी टेंजेंशियल कितना, आर अल्फा। कंस्ट्रेंट पर वापस चलते हैं। कंस्ट्रेंट क्या कहता है? कंस्ट्रेंट कहता है कि दैट एक्सेलरेशन शुड इक्वल टू आर अल्फा। तो दूसरी इक्वेशन हमको मिली ए इक्वल टू आर अल्फा। बात समझ में आई? अब रही तीसरी इक्वेशन की बात, क्योंकि आप देख रहे हो आपके अननोन्स जो हैं वो ज्यादा हैं। आपके पास टी जो है वो अननोन है, ए जो है वो अननोन है, अल्फा जो है वो भी अननोन है। तो हमें तीसरी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तीसरी इक्वेशन हम कहां से लाते हैं? अब हम पुली के ऊपर ध्यान देते हैं। ये रोटेशनल डायनामिक्स का टॉपिक है, तो डेफिनेटली यहां पे हमारे रोटेशनल की फिजिकल क्वांटिटीज का रोल है। तो रोटेशनल की फिजिकल क्वांटिटीज का क्या रोल है? अगर हम पुली को देखें तो हम ये पाते हैं कि हमारी जो पुली है उस पर हमारा ये जो टेंशन है ब्लॉक पे लगा ऊपर की तरफ और इस पर लगेगा नीचे की तरफ। ये तो हम जानते हैं ये डायरेक्शन। इसकी वजह से क्या होगा, सेंटर के अबाउट हमको एक्सिस के अबाउट टॉर्क मिलेगा। ये टॉर्क कितना होगा, इसको हम बहुत आराम से लिख सकते हैं। ये टॉर्क हो जाएगा T इंटू आर एंड दैट टॉर्क विल प्रोवाइड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आई अल्फा यहां पे हमको लगाना पड़ेगा। ये हमारा आई अल्फा कहां से आया, जो हम लिखते हैं टाउ बराबर आई अल्फा, वहां से आया। तो यहां पे कौन कौन सी चीजें इंट्रोड्यूस हुई, यहां पे ये दो एडिशनल इक्वेशंस आई हैं जो इससे पहले नहीं थी, लेकिन अब ये आई हैं क्योंकि कहानी जो है वो बदल चुकी है। नाउ विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री इक्वेशंस वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं, इस पे चलते हैं जो हमारे सामने प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में क्या कहानी होगी, इसमें कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड और हो जाएगी। कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाएगी सर? कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर अब आप समझो कि आपका ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से मान लो नीचे जा रहा है, ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एनएलएम में हमने पढ़ा ही है। लेकिन हमारी इस पुली का घूमना जरूरी है क्योंकि इसके घूमने से ही हमको क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा। तो अब अगर हम पुली के घूमने पर फोकस करें तो हम ये बात समझते हैं कि पुली को अगर हमें इस डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन देना है तो हमें इसके लिए टॉर्क चाहिए। टॉर्क का मतलब ये हुआ कि यहां पर हमारे पास दो जो टेंशन है, ये दोनों टेंशन इक्वल तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इधर की टेंशन और इधर की टेंशन अगर हम एक्सिस के अबाउट देखें तो जो टॉर्क देंगी उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। इस वाली टेंशन का टॉर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा और इस वाली टेंशन का टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज होगा। सो ये दोनों टेंशन अगर बराबर हुई तो इनकी एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी सेम है, दोनों का टॉर्क कैंसिल हो गया। तो ये भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना होगा? तो हमें वो करना होगा जो आज तक हमने एनएलएम में नहीं किया लेकिन अब करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ गई है। सिचुएशन क्या आ गई है कि हमारे पास अब एक ही स्ट्रिंग में अलग अलग टेंशन देखने को मिलेंगी और इनके अलग अलग होने का रीजन क्या होगा, ये जो हमारी पुली है इस पुली पे से इस धागे का स्लिप ना होना। और ये स्लिप नहीं हो रहा यानी डेफिनेटली फ्रिक्शन की वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पे फोर्स में चेंज आ रहा है। तो हमारा जो टेंशन है वो डेफिनेटली अलग अलग होगा। तो यहाँ का टेंशन T2 होगा, तो यहाँ का टेंशन T1 होगा। अब हम इक्वेशन लिखने के लिए तैयार हैं, बहुत ही केयरफुली आगे बढ़ते हैं। M2G माइनस T इक्वल टू M2A, लेकिन अब हमारा T T2 हो गया। ऐसे ही इसके लिए लिखेंगे T1 माइनस M1G इक्वल टू M1A। ए रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट फॉलो होगा कि ये एंड जिस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है इस एंड को उसी एक्सेलरेशन से ऊपर चलना पड़ेगा। अब पुली की बात करें तो पुली के लिए नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा लिखा जाएगा। नेट टॉर्क में T2 का टॉर्क बड़ा मानना पड़ेगा, T1 का टॉर्क छोटा मानना पड़ेगा, तभी ये सब कुछ सेटिस्फाई हो सकता है। एंड फाइनली A इक्वल टू आर अल्फा।
ये हमारी इक्वेशन। तो कितनी इक्वेशन बनी? 1 2 3 4 और 5। आप समझ सकते हो बहुत ही आसानी से कि किसी भी हाल में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जेईई मेंस के अंदर 5 स्टेप लगानी पड़े किसी क्वेश्चन में। एक्सपेक्टेड नहीं है, ये पॉसिबल तो हो गया, एक्सपेक्टेड नहीं था। तो ये 5 इक्वेशन को हम जब काम में लेंगे, चलो ये इक्वेशन तो सर आपने रिपीट कर दी, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 3 इक्वेशन थी, 4 इक्वेशन थी, है ना, वो तो रिपीटिव हो गई, चलिए कोई बात नहीं, बट स्टिल आप कॉम्प्लिकेशन समझ रहे हैं। अब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप यहां से लिखेंगे कि भाई T2 माइनस T1 इक्वल टू आई, और R नीचे भेजूंगा, अल्फा इज A बाय आर, सो इट विल बिकम IA बाय आर स्क्वायर। यस और नो? या अल्फा लिखूंगा A बाय आर, यहां पे A बाय आर कॉमन ले लिया, T2 माइनस T1 की ये वैल्यू आई। यहां से मैं लिखूंगा इक्वेशन, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा हमारा? सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो नहीं, हम तो यहाँ पे ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? M2G माइनस T2 प्लस T1 माइनस M1G, M1 प्लस M2 इंटू A, ये हमको मिलेगा माइनस T2 प्लस T1 बराबर M1 प्लस M2 इंटू A, और ये इधर जाएगा तो माइनस M2G प्लस M1G, ये मिलेगा। माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो T2 माइनस T1 बिकम M2G माइनस M1G माइनस A ऑफ M1 प्लस M2। लुक एट द साइज ऑफ द इक्वेशन। आप समझ रहे हो, ये जेईई मेंस के अंदर आया है। फिर इसके अंदर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, देन हमारे पास, मतलब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो IA बाय आर स्क्वायर इक्वल टू M2G माइनस M1G माइनस A ऑफ M1 प्लस M2। M1 प्लस M2 को इधर लाकर नीचे भेजूंगा, तब मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। तो अगर एक्सेलरेशन हमसे पूछ लिया होता इस सवाल में, तो आप समझ सकते हो कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये सब कुछ। तो इसलिए ये कंसेप्ट जो है, इसको हमें अगले अटेम्प्ट के लिए देखकर ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम इसको देखकर जाएं और इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि ये दोनों ही वैरायटी, ये सिंगल पुली वाली भी और ये डबल पुली वाली भी, दोनों ही अलग अलग शिफ्ट में आए हुए हैं।